हु कैन सर ये आंसर दिस क्वेश्चन को क्वेश्चन? रिपीट। जरा क्वेश्चन रिपीट करें जी, ताकि बाकी आपके फेलोज भी सुन लें जी। सर मैंने क्वेश्चन यही किया कि सर एलटीआई सिस्टम ऐसा सिस्टम सर हो सकता है जो कि इन्वर्टेबल नॉन इन्वर्टेबल हो, मतलब इन्वर्टेबल ना हो। मेरे ख्याल में सर नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वो तो एलटीआई सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि सिस्टम का मतलब यही है कि जो इन्वर्टेबल हो। जी इसका आंसर कौन देगा जी? नहीं सर, एलटीआई तो अलग चीज है और इन्वर्टेबल नॉन इन्वर्टेबल अलग चीज है। इन्वर्टेबल एलटीआई सिस्टम्स भी हो सकते हैं और नॉन इन्वर्टेबल एलटीआई सिस्टम्स भी हो सकते हैं। ओके, ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें कहाँ पे ये मिस्टेक कर रहे हैं, उसको आप आइडेंटिफाई कर दें। सर ये एलटीआई की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इन्वर्टेबल पे ला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बस वो सिर्फ वो ही हो सकते हैं जो ओके, तो इनको आप क्लियर करें कि व्हाट इज द एलटीआई स्टैंड्स फॉर? लीनियर टाइम इनवेरिएंट। ओके पर जी, अब इन्वर्टिबली अलग प्रॉपर्टी है। ओके, अब आपको आंसर मिल गया जी काशिफ? लास्ट में क्या बोला सुना नहीं सर। मैंने लास्ट में बोला है कि इन्वर्टिबिलिटी ये अलग प्रॉपर्टी है और एलटीआई लीनियर टाइम इनवेरिएंट अलग चीज है, ये अलग प्रॉपर्टी है। क्लियर? सही है। ओके, थैंक यू। So let's solve one more example. Suppose we are given a system जिसका impulse response हमें given है कि unit impulse response of the system is equal to u of a. So sometimes आपको सिस्टम का इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप गिवन होगा इन टर्म्स ऑफ y of n और x of n, और आपको कहा जाएगा कि इसका इम्पल्स रिस्पांस फाइंड करें। समटाइम्स आपको सिस्टम का इम्पल्स रिस्पांस गिवन होगा और आपको ये फाइंड करना होगा इस सिस्टम का इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप क्या है। सो अगर हम इस सिस्टम को देखना चाहते हैं कि ये किस किस्म का सिस्टम है जिसका इम्पल्स रिस्पांस यूनिट स्टेप सिग्नल के बराबर है, तो हमारे पास रिलेशनशिप है इनपुट आउटपुट के लिए। तो हमारे पास इम्पल्स रिस्पांस गिवन है, तो इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एंड देन यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल, इस सिग्नल की वजह से आपके ख्याल में इस इक्वेशन को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं जी? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ दिस सिग्नल, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें? एनी आइडिया? बिकॉज ऑफ दिस सिग्नल जो कि यूनिट स्टेप सिग्नल है, तो इसका बिहेवियर भी आपको पता है, तो क्या चेंज आएगा इक्वेशन में आपके ख्याल? ये एक n साथ माइनस n आ जाएगा सर, तो वो उड़ जाएगा सारा। जी रिपीट करें दोबारा। सर एक साथ n आ जाएगा, वो दूसरा उड़ जाएगा u ऑफ n ऑफ माइनस k। नहीं जी, दूसरी जो स्टूडेंट है वो बता रही थी, वो क्या लिखूं जी? जी सर मैं ये बोल रही थी कि जब n माइनस के लेस देन 0 होगा तो वो फिर u इंटू n माइनस के 0 हो जाएगा। यस, तो इसका मतलब क्या होगा? लिमिट्स पे क्या चेंज करना पड़ेगा? सर ये n तक लेके जानी पड़ेगी। यस, माइनस इन्फिनिटी से n तक लेके जानी पड़ेगी, तो आपके पास सिंपली ये रह जाएगा। नाउ ये सिस्टम ऑलरेडी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इस सिस्टम को हमने क्या नाम दिया था? ये एक्यूमुलेटर। यस, एक्यूमुलेटर। तो आपको जो ये सिस्टम का इम्पल्स रिस्पांस गिवन था, एक्चुअली एक्यूमुलेटर का इम्पल्स रिस्पांस का बिहेवियर ये होता है। ठीक हो गया, तो ये एक्यूमुलेटर। नाउ अगर हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि क्या ये एक्यूमुलेटर जो कि एलटीआई सिस्टम है, क्या ये इन्वर्टेबल है या नहीं, ठीक है। सो ये चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि एक्यूमुलेटर जो है इन्वर्टेबल है इन द सेंस कि इसके आउटपुट के साथ आप एक और सिस्टम लगा सकते हैं और आपको ये इनपुट रिकवर करके दे सकता है। और उसका जो बिहेवियर था, इफ यू रिमेंबर, हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम एक्यूमुलेटर के करंट आउटपुट जो होगा
उससे क्या चीज सब्ट्रैक्ट कर लें, प्रीवियस, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, दोबारा से वही सिस्टम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपके इक्वेशन मैंने लिखी है ये इस सिस्टम का इनवर्स सिस्टम, ये इनवर्स सिस्टम है किसका, एक्यूमुलेटर का। अब इन ऑर्डर टू फाइंड आउट, जो हमने कंडीशन डेवलप की है कि ये इम्पल्स रिस्पॉन्स तो हमें पता है, इस सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होगा जिसको हम H1 कह देते हैं, और फिर इन दोनों को कन्वॉल्व करके देखते हैं कि क्या आता है, कन्वॉल्व करके देखने से क्या आता है। अगर तो ये कन्वॉल्व करें और हमारे पास आ जाए डेल्टा ऑफ एन, उसके बेस पे हम कहेंगे कि एक्यूमुलेटर क्या है, इन्वर्टेबल सिस्टम है। और अगर ये डेल्टा ऑफ एन के बराबर नहीं आता तो हम कहेंगे कि ये इन्वर्टेबल सिस्टम नहीं। इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होगा, जिस तरह मैं कह रहा था कि ये सिस्टम का आप इनपुट आउटपुट गिवन है, इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होगा, आप क्या लिखेंगे, एच ऑफ एन किसके बराबर होगा, इस इक्वेशन से एच ऑफ एन क्या होगा, डेल्टा ऑफ एन माइनस डेल्टा ऑफ एन माइनस वन। तो ये हमारे पास इस सिस्टम का हो गया, इसको मैं H1 कह देता हूँ, H1। अब इनको हम कन्वॉल्व करते हैं, H1 Hn को कन्वॉल्व करके देखते हैं। सो Hn कन्वॉल्व विद H1n से क्या आएगा, तो Hn तो हमें गिवन था U ऑफ n, H1n हमने फाइंड कर लिया कि ये है डेल्टा ऑफ n माइनस डेल्टा ऑफ n माइनस वन, ये होगा। सो U of n convolve with delta of n minus U of n convolve with delta of n minus 1। इससे क्या आएगा, U of n, U of n, इससे क्या आएगा, U of n minus 1, U of n minus 1, और U of n minus U of n minus 1 से क्या आता है, सर डेल्टा n, डेल्टा n। ये जो अभी हमने यस, इट मींस कि हमने जो कंडीशन बताई थी कि अगर इन्वर्टेबल सिस्टम हो और उसके साथ हम एक और सिस्टम के इम्पल्स रिस्पॉन्स को कन्वॉल्व करें, अगर आंसर ये आ जाए इसका मतलब है कि आपका सिस्टम जो है इन्वर्टेबल। ओके, लेट्स मूव ऑन टू कॉजेलिटी। एलटीआई सिस्टम की कॉजेलिटी को हम अब कैसे रिलेट कर सकते हैं उसके इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ। ओके, तो बिफोर आई रिलेट दैट टू द इम्पल्स रिस्पॉन्स, पहले आपको जनरल डेफिनेशन अगर आपको याद हो, कॉजल सिस्टम की जनरल डेफिनेशन क्या थी, एनी सिस्टम वेदर के वो एलटीआई है या नहीं है, इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन कि हमारा सिस्टम कॉजल है, इसका क्या मतलब होता है, सर जी जो t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट और t इज ग्रेटर देन 0 तक जाए। नो, दैट इज नॉट द जनरल डेफिनेशन। जी, कॉजल सिस्टम की जनरल डेफिनेशन कौन करेगा जी, सर जो प्रेजेंट और पास्ट पे डिपेंड करता है, वैल्यू पे हो। जी प्रेजेंट और पास्ट वैल्यू पे डिपेंड करता है सर वो। सर जी जिसका ये आउटपुट जो है ना प्रेजेंट और पास्ट वाले जो है ना इनपुट पर डिपेंड करे। Output is independent of future values. yes, it means it should depend only on present and past, or you can say it should be independent of future। so इसका मतलब है कि कॉजल सिस्टम का इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप हम देखेंगे तो उसमें पास्ट और प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, या दोनों हो सकते हैं या दोनों में से कोई एक हो सकते हैं, फ्यूचर नहीं होना चाहिए, ठीक है, नो फ्यूचर। दिस इज समथिंग विच वी नो ऑलरेडी। अब इस बेस के ऊपर हम पहले आपका डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम को अगर बिहेवियर देखें कि उनका इनपुट आउटपुट का रिलेशनशिप हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, इस इक्वेशन के बेस के ऊपर और ये जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे पास है,
आपके ख्याल में क्या बिहेवियर होना चाहिए, सिस्टम के इम्पल्स रिस्पॉन्स का बिहेवियर क्या होना चाहिए अगर तो कॉजल सिस्टम है? सो डिस्क्रीट एलटीआई कॉजल सिस्टम के लिए आपके ख्याल में क्या होना चाहिए एच ऑफ एन को? सर जब अगर n जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, तो ये फिर पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, जो फ्यूचर पर डिपेंड कर रही होती है, तो ये इसको फिर जीरो होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे एच जब ऑफ n एन? ग्रेटर मैं देन क्या जीरो लिखूं? हो, एच ऑफ एन को क्या ये लिखूं? इक्वल टू जीरो, कब? जब n ग्रेटर देन जीरो हो। एन ग्रेटर देन जीरो। जी सर बाकी सॉरी, लेस देन, आई थिंक सो, n लेस देन 0 सर। यस सर, लेस देन जीरो। less than zero. Yes, that is the correct answer. If LTI system is causal, then its impulse response must be like this. It should be zero for any value of n less than zero, or for any value of n which is negative. और इसी तरीके से कंटिन्यूअस टाइम एलटीआई सिस्टम के लिए भी हम यही कंडीशन निकाल सकते हैं। तो कंटिन्यूअस टाइम एलटीआई सिस्टम का जो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप है वो ये है। So based on the causality, we can clearly see that impulse response should be equal to 0 for t less than 0. एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये पॉइंट जरा एक्सप्लेन करें सर, ये एच ऑफ टी इज इक्वल टू 0 फॉर टी लेस देन 0। ये आपके पास कॉजल सिस्टम के लिए है। तो अगर आप देखें यहाँ पे आप n की वैल्यू आप आउटपुट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो k जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वेरी करेगा। तो जब आपके पास एज लॉन्ग एज आपके पास जो k है वो n से लेस है, या k जो है n की इक्वल है, तो इसका मतलब है कि आपके पास ये प्रेजेंट वैल्यूज हैं या पास्ट वैल्यूज। एज लॉन्ग एज दिस k इज लेस देन n, और इवन इफ k इज इक्वल टू n, इसका मतलब है कि या तो ये पास्ट वैल्यूज हैं या प्रेजेंट वैल्यूज। जब k की वैल्यू n से ज्यादा हो जाएगी, जब k की वैल्यू n से ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब है कि अब आप फ्यूचर वैल्यू की तरफ चले गए। तो फ्यूचर वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे फ्यूचर वैल्यूज को मैं जीरो करना चाहता हूँ, तो इसको जीरो होना पड़ेगा। तो जब k n से ज्यादा हो जाएगा, k जब n से ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या, किस किस्म का नंबर होगा? नेगेटिव। लेस देन जीरो। तो यहाँ पे जो नंबर है, जब भी ये लेस देन जीरो हो, तो इसको क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, जिसको मैंने इस तरह लिख दिया है, और कंटिन्यूस टाइम इस तरह लिख दिया। ठीक है, इट डजंट मैटर। ये आप अगेन इस चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप फिर इसको मेरे ख्याल में इसको आपको इंश्योर करना पड़ेगा। यू शुड हैव दिस इन माइंड कि यहाँ पे n माइनस के हो या n हो, डजंट मैटर। ये तो टाइम है ना। मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ कि n माइनस के से जो भी नंबर आए वो लेस देन जीरो। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम इम्पल्स रिस्पॉन्स को नॉर्मली एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल n कहते हैं, तो मैंने लिख दिया कि एच ऑफ n जीरो होना चाहिए फॉर n लेस देन जीरो। बात तो एक ही है। या मैं ये कहूँ कि एच ऑफ n माइनस के शुड बी इक्वल टू जीरो व्हेन n माइनस के इज लेस देन जीरो, उसका भी यही मतलब है जो कि इसका मतलब। लेकिन क्योंकि हम जनरली ये सिंबल यूज करते हैं पल्स रिस्पॉन्स के लिए, तो तभी मैंने इसको इन टर्म्स ऑफ दैट रिप्रेजेंटेशन लिख दिया। बट द आइडिया इज सिंपल कि हमने एक कॉजल सिस्टम के लिए बता दिया है कि कॉजल सिस्टम का जो आउटपुट है वो सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट पे डिपेंड करना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है नेगेटिव वैल्यूज ऑफ n के लिए जीरो हो, या नेगेटिव वैल्यूज ऑफ t के लिए जीरो अगर तो कंटिन्यूस टाइम के सिस्टम। और इसको हमने, इफ यू रिमेंबर, कॉजलिटी को हमने एक और उसके साथ भी रिलेट किया था
कि अगर आपके सिस्टम का इनपुट किसी टाइम तक 0 है, लेट्स से जब तक इनपुट 0 है आपके सिस्टम का आउटपुट भी 0 होना चाहिए। इसका ये मतलब भी आप ले सकते हैं, ठीक है। यस सर। अब अगर हम एग्जांपल देख लें, ये जो आपके ख्याल में ये सिस्टम जो है ये कॉजल है या नॉन कॉजल? ये सिस्टम कॉजल है या नॉन कॉजल है बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन जो अभी हमने की? यस, इस डेफिनेशन सर के ये हिसाब से कॉजल है। कॉजल है, बिकॉज क्या कंडीशन है, h of n इज 0 फॉर n लेस देन 0, इसका मतलब ये कॉजल है। बट अबाउट दिस सिस्टम, ये सिस्टम अगर कहूँ ये सिस्टम कॉजल है कि नॉन कॉजल? तो ये भी कॉजल है। कॉजल है। ये कॉजल है। ये भी कॉजल है, लेकिन ये भी इस कंडीशन को फुलफिल कर। Okay, and then we are moving to stability, जो लास्ट प्रॉपर्टी है एलटीआई सिस्टम की। एलटीआई सिस्टम की सर ये स्टेबिलिटी जरूरी है कि एक सिस्टम कॉजल हो तो उनका इनवर्स सिस्टम भी कॉजल ही होगा? नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, ठीक है। ठीक है एक यूनिवर्सल रूल हम नहीं अप्लाई कर सकते, इट मे और मे नॉट बी। ओके ठीक है। ओके, नाउ एलटीआई सिस्टम की स्टेबिलिटी से अप्लाई करने से पहले पहले हम जनरल जो हमारी डेफिनेशन है कि कोई भी सिस्टम अगर अब स्टेबल है तो क्या होना चाहिए जी? सर वो बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट क्राइटेरिया को फॉलो करेगा। यस, सो बाउंडेड इनपुट क्राइटेरिया जो हमने यूज किया था उसको फिल करना चाहिए। अब एलटीआई सिस्टम के इम्पल्स रिस्पांस के साथ ये कंडीशन हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। सो हमारे पास डिस्क्रीट टाइम के लिए हम देख लेते हैं। तो पहले तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि इनपुट जो है हमारा बाउंडेड है। तो हम कहेंगे कि इनपुट जो कि एक्स ऑफ एन है ये लेस देन बी है, वेयर बी जो है एक फाइनाइट नंबर है। सो मैंने ये कंडीशन अप्लाई कर दी कि आपके एलटीआई सिस्टम का जो इनपुट है वो बाउंडेड है। अब इस बाउंडेड इनपुट के लिए मेरे सिस्टम का आउटपुट क्या होगा? सो आउटपुट रिलेशनशिप हमारे पास ये है। क्योंकि मैं स्टेबिलिटी का ताल्लुक मैग्नीट्यूड के साथ है, तो जिस तरह मैंने इनपुट का मैग्नीट्यूड लिया है मैं इस तरह आउटपुट का भी मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ। सो वी आर इंटरेस्टेड कि अगर ये कंडीशन हो हमारे एलटीआई सिस्टम का इनपुट बाउंडेड हो तो ये आउटपुट है क्या ये बाउंडेड है कि नहीं? दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। और इसका ताल्लुक किस चीज के साथ? राइट साइड पे मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ कि मैं पहले नंबर्स को अगर आप देखिए पहले हम समेशन कर रहे हैं फिर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। इसको मैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन को चेंज कर लेता हूँ। पहले मैं मैग्नीट्यूड लेता हूँ और फिर मैं इसका समेशन ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ले लेता हूँ कि एक्स ऑफ के का मैग्नीट्यूड और फिर एच ऑफ एन माइनस के का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और फिर इसको सम कर लेते हैं। और इसके साथ फिर हम लेस देन और इक्वल टू साइन भी लगा लेते हैं, बिकॉज दिस रिजल्ट कैन बी लेस देन और इक्वल टू द प्रीवियस वन, ठीक है। क्योंकि समेशन में तो आपका हो सकता है कि कोई नंबर नेगेटिव आ जाए तो ये समेशन कम हो सकती है। इस केस में क्योंकि अगर नेगेटिव भी हो तो आप पहले उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो पॉजिटिव हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो समेशन है ये आंसर पहले से ज्यादा आ सकता है, ठीक है। नाउ इसके बारे में ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि ये जो है लेस देन बी है, ठीक है। तो इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ, बी।
नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि ये क्या y ऑफ n अगर बाउंडेड आना चाहिए तो क्या कंडीशन मीट होनी चाहिए? अगर b मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर बाउंडेड आना चाहिए तो आप क्या कहेंगे? व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया दैट शुड बी फुलफिल्ड? इट्स ऑब्वियस कि ये जो आपके पास है ये क्या आना चाहिए? शुड बी लेस देन इंफिनिटी। यस, सो मैंने ये बोला कि यस फाइनाइट होना चाहिए। यस, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हम क्या कंडीशन हमने निकाल ली कि अब अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ इम्पल्स, यू नो कि ये n ऑफ माइनस के, तो ये तो कन्वोल्यूशन सम की वजह से एक्चुअली तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, h क्या चीज़ है, इम्पल्स रिस्पॉन्स है। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि हमारे सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है, जैसे इसको इन टर्म्स ऑफ अगर k डिफाइन कर लेते हैं कि h ऑफ k मैग्नीट्यूड एंड देन समेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये आंसर आना चाहिए लेस देन इंफिनिटी। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो हमारा सिस्टम का आउटपुट भी बाउंडेड होगा। Output will also be bounded if, इसको मैं अगर स्टेटमेंट में देखना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा कि अगर हमारा एलटीआई सिस्टम कब स्टेबल होगा? अगर तो उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या हो, एब्सोल्युटली समेबल हो, एब्सोल्युटली समेबल। समय So we'll say LTI system, or we'll say discrete time LTI system is stable if its impulse response is absolutely summable. Absolutely का वर्ड किस वजह से है? You can see कि हम इसका absolute value ले रहे हैं, ठीक है? और summable का मतलब ये है कि हम इसको sum कर रहे हैं। So अब impulse response, अगर एक LTI सिस्टम का impulse response हमें given हो और उसका हम absolute value लें और फिर उसको sum कर दें, अगर उसका आंसर finite आ जाए तो हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम स्टेबल है, और अगर वो इनफाइनाइट आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम अनस्टेबल। यही कंडीशन हम कंटिन्यूअस टाइम एलटीआई सिस्टम के लिए भी इजीली डिराइव कर सकते हैं। हमारे पास इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ऑफ कंटिन्यूअस टाइम एलटीआई सिस्टम ये है। तो स्टेबिलिटी के लिए हम पहले क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हमारे सिस्टम का जो इनपुट है एक्स ऑफ टी, इसका जो मैग्नीट्यूड है इट इज लेस देन बी फॉर ऑल टाइम। एंड नाउ वी विल बी इंटरेस्टेड कि इस कंडीशन के लिए आउटपुट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। इसमें भी हम राइट साइड पे ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, सॉरी पहले एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं फिर इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो पहले हम एक्स ऑफ टॉ का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, उसके बाद एच ऑफ टी माइनस टॉ का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, और फिर इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। एंड अगेन आई कैन नाउ रिप्लेस इक्वलिटी साइन विथ लेस देन एंड इक्वल। नाउ वी ऑलरेडी नो कि ये जो है एक्स ऑफ टी के बारे में तो हमने बताया हुआ है कि ये एब्सोल्युटली समेबल है। इसका मतलब है कि इससे जो वैल्यू आएगी, कोई वैल्यू होगी बी, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। सो वी हैव बी and then we have minus infinity to plus infinity absolute value of h of t minus t d. Now, whether this will be less than infinity, it is totally dependent on this thing. So if this thing is less than infinity, then of course, a finite number multiplied by finite number will give us a finite number. So based on that, we can identify कि अगर continuous time LTI system stable होगा,
it should fulfill this requirement. और इसको हम वर्ड्स में क्या कहेंगे? Continuous time absolutely integral. Continuous time LTI system is stable if its impulse response is absolutely integrable. Absolutely integrable. Based on that, अगर हम देखें, yes, ये सिस्टम की तरफ मैं दोबारा आ जाता हूँ. ये जो सिस्टम है जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स है h of n is equal to u of n, क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? Yes, h of n is equal to u of n. स्टेबल है कि अनस्टेबल? सर अनस्टेबल है। जी, स्टेबल है अनस्टेबल है? अनस्टेबल। अनस्टेबल है, बिकॉज अगर आप उसका यूनिट इम्पल्स जो है आपके पास है u of n है, u of n को अगर आप मैग्नीट्यूड लें और फिर इसको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी करें तो क्या आंसर आएगा? इट विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी. So this is unstable system. Okay, let me share the today's lecture attendance and then I will talk about the next topic. सर वो ऐसे रह जाता है सर कि पहली बार भी मेरे से रह जो पता कि हम सर टॉपिक में फोकस करते हैं, वो अटेंडेंस लगाते नहीं है, वो क्लोज हो जाता है सर. बस आपको अभी मैंने टाइम दे दिया ना, आपके पास टाइम है कि अभी आप लेक्चर खत्म होने से पहले जरा अटेंडेंस लगवा लें, ठीक? इट विल टेक यू अटेंडेंस वन सर लेस. लगाते हैं फिर वो लेक्चर पे सब फोकस नहीं वो होता ऐसे भी आपको पता है, मैं लेक्चर तो मैं रिकॉर्ड करके अपलोड भी कर लेता हूँ, तो आपसे कोई चीज मिस नहीं हो सकती है कम से कम, ठीक है ना? तो इट मीन्स ये ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगता है इसमें, 1 मिनट से भी लेस आपको इसको करना पड़ता है. तो आई नीड टू मेक श्योर कि जो लोग क्लास ले रहे हैं वही अटेंडेंस लगाएं, ठीक है? ओके, सो बिफोर यू पीपल मार्क योर अटेंडेंस, अब तक हमारा जो फोकस था वो था यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स को हम ज्यादा फोकस कर रहे थे, ठीक है? But there is another type of response which is also used for LTI systems. Okay, so unit impulse response को तो हमने देख लिया डिटेल में. Now we are also interested in another type of response जिसको आप कहते हैं unit step response. और इसको हम शो करते हैं with U of t. Sorry, not U of t. U of t तो unit step signal का symbol है, it's represented with S of t. So let's find out कि यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स क्या है और इसका यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ क्या रिलेशनशिप है. So the idea is clear. So idea is the same. Unit impulse response was the response when you apply unit impulse signal as input to the LTI system. So in a similar manner, what is unit step response? It is the output or response of the LTI system when you apply unit step signal as input to LTI system. तो अगर हमारे पास LTI system है इसका let's say discrete time पहले कर लेते हैं, इसका impulse response होगा h of n, इनपुट जिसको हम x of n कह रहे हैं और आउटपुट y of n. तो यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स का मतलब क्या होगा कि इनपुट हमने अप्लाई कर दिया है u of n, इसके लिए जो आउटपुट होगा उसको हम कह रहे हैं s of n.
Okay, let's find out the s of n किसके बराबर. So s of n फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? We need to convolve the input हमारे पास u of n है, with the impulse response of the system जो कि h of n के बराबर है. ठीक है. So s of n is u of n convolved with h of n. Now अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि h of n convolve with u of n लिख सकते हैं, मेकिंग यूज ऑफ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. और इसके बेस पे फिर आप क्या कहेंगे कि आपके सिस्टम का इनपुट h of n है और आपके सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स u of n. इसको अगर हम एक्सपेंड करें, so we get h of k u of n minus k minus infinity to plus infinity. And then making use of the property unit step signal के बारे में हमें पता है कि u of n minus k का बिहेवियर क्या होगा. ठीक है. We know that कि ये जो आपके पास एग्जिस्ट करेगा, इट्स ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू. जब n माइनस के जो है 0 या 0 से ज्यादा होगा तब जाके आंसर आएगा. ठीक है. इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो k है ये n तक ही जाएगा, जिस तरह पहले आप लोगों ने बताया. तो मैं क्या लिखूंगा इसको कि k is equal to minus infinity up to n and then you have h of k. इसका मतलब क्या हुआ अगर आप रिलेशनशिप देखें? This is unit step signal. Sorry, this is unit step response and this is unit impulse response. दोनों का रिलेशनशिप क्या आपको नजर आ रहा है कि अगर आप unit impulse response का running sum find करें, that will give you unit step signal. So I will say taking running sum of unit impulse response gives us unit step response. This is one statement that I can make, as well as inverse relationship क्या होगी कि अगर अब unit impulse response का running sum लें तो unit step response आता है. तो unit step response के साथ हम क्या करें जिससे हमारे पास unit impulse response आ जाए? यूनिट इम्पल्स और यूनिट स्टेप सिग्नल का अगर आप याद करें, यूनिट इम्पल्स सिग्नल और यूनिट स्टेप सिग्नल में क्या रिलेशनशिप था? वही रिलेशनशिप आप रिस्पॉन्स के लिए आपसे पूछ रहा हूँ कि यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स, यस, नॉट इंटीग्रेट, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है. डिस्क्रीट टाइम की हम बात कर, समेशन, समेशन तो ये है h को सम करके ये आ रहा है, तो इसके साथ क्या करेंगे जिससे h आ जाए? फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे वो जो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यस. सो अगर हम फर्स्ट डिफरेंस लें s of n minus 1 करेंगे तो इट शुड गिव अस h of n. फर्स्ट डिफरेंस, अब इस स्टेटमेंट को मैं लिख नहीं रहा लेकिन इट्स ऑब्वियस. फर्स्ट डिफरेंस ऑफ यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स विल गिव अस यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स. अब ये काम हम कंटिन्यूस टाइम के लिए भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कंटिन्यूस टाइम LTI सिस्टम हो जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स हो h of t, इनपुट हो x of t, आउटपुट हो y of t. अगर मैं यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड करना चाहता हूं तो मुझे इनपुट पे यूनिट स्टेप सिग्नल अप्लाई करना है u of t, और आउटपुट पे जो चीज आएगी उसको हम कहेंगे s of t. ठीक है, जो कि हमारे सिस्टम का कौन सा रिस्पॉन्स होगा? यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स. अब यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स का ताल्लुक यूनिट इम्पल्स इसके साथ क्या होगा वो हम स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं. बेसिक जो हमारे पास कन्वोल्यूशन इंटीग्रल है वो अगर अप्लाई करें, s of t will be equal to x of t convolve with h of t, or using the commutative property
S of t can also be written as h of t convolved with x of t. So this is S of t. Now I can expand this. You get h of tau. सर वो पीछे वाला हम लिख रहे हैं, मिस हो गया सर। लिखने की जरूरत ही नहीं है जी आप, और मैं कह रहा हूँ कि मैं लेक्चर अपलोड करके कर लेता हूँ, तो आप क्यों लोग इतना इसको स्टेप बाय स्टेप, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। मेन पॉइंट लिख लिया करें, लेकिन इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। ओके, एक्स ऑफ टी जो है वो यू ऑफ टी है, तो एच ऑफ टी कन्वॉल्व विद यू ऑफ टी मैं करूँगा, ठीक हो गया। अब यू ऑफ टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यू ऑफ टी माइनस टॉ, टी ऑफ टॉ माइनस इंफिनिटी to plus infinity, and then we know the behavior of this signal, unit step signal है। ये सिर्फ आपके पास एग्जिस्ट करेगा जब आपके पास ये नंबर जो है पॉजिटिव हो, विच मीन्स के माइनस इन्फिनिटी टू टी तक करना पड़ेगा। इसकी रेंज में इसकी वैल्यू 1 होगी और आपके पास रह जाएगा एच ऑफ टॉ डी ऑफ टॉ। इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि हम कहेंगे कि ये जो आपके पास है, जो कि हमारे LTI सिस्टम का यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स है, यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स का अगर मैं रनिंग इंटीग्रल लूं तो मेरे पास यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स आ जाएगा। और इस बेस पे मैं इजीली बता सकता हूं कि अगर मेरे पास, इस केस में तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे पास सिस्टम का यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स मौजूद है और मैं यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड करना चाह रहा हूं। अल्टरनेटिव ये भी हो सकता है कि मुझे सिस्टम का यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स गिवन है और मैं यूनिट सिस्टम का यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स फाइंड करना चाहता हूं, तो क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। यस, सो टेकिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव, आपने taking the रनिंग first बोला, रनिंग सम या इंटीग्रेशन? running integration, running integral of unit impulse response must be equal to unit step response, and taking the first derivative of unit step response will give you unit impulse response. So now you know कि LTI सिस्टम के लिए हम दो तरह के रिस्पॉन्स यूज करते हैं। ज्यादातर हम यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स यूज करते हैं, एच ऑफ टी। समटाइम वी आल्सो यूज यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, इसको हम एस ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं। बट यू नाउ आल्सो नो ये जो दो रिस्पॉन्स हैं ये आपस में क्लोजली रिलेटेड है, दे आर नॉट independent of one another. If you know one, you can always find the other one. Okay. So with that, it's the end of today's lecture. Thank you very much. See you next time. Allah Hafiz.